We welcome you to She Leads the Way, a podcast series by Voluntary Action Network India. Hello and namaste, dear listeners. I'm your friend, Dr. Pallavi Rekhi, and I'm here to bring to you the story of yet another woman leader from the civil society sector who has broken all stereotypes and is continuing to do so. I welcome you to another episode of She Leads the Way, where we share inspiring stories of women leaders across the sector and their journey of becoming a leader. Today, we have with us Ms. Hemal Kamath, Secretary and Director, Concept Sansthan Indore, and also an executive committee member of WANI. She has been working towards women upliftment and empowerment since the past 2 decades. We are extremely delighted to have you with us today, Hemalji. Thank you, Pallavi. Thank you so Thank much. you. तो अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि विमेन जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर वो रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन सिविल सोसाइटी को या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एट अ ग्लोबल लेवल, क्या वो वहां पे भी उनको मौका मिल पाता है टू इन्फ्लुएंस डिसीजन और टू एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस? डेफिनेटली पल्लवी, जैसे मैंने अपनी 25 साल की जर्नी में देखा है कि मौका बहुत कम मिलता है महिलाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाने का, बट जो लिमिटेड मौका मिलता है किसी अगर वुमेन पार्टिसिपेशन में, तो डेफिनेटली जितनी भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती है ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो अपनी एक अलग ही पहचान या अपनी एक अलग ही इमेज वहां पर क्रिएट करती है। बट जहां तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट में गए हैं या आपको उतना वहां पर उस सिनेरियो में स्पेस मिल रहा है या नहीं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली महिलाओं को बहुत सारा स्पेस अदर कंट्रीज में मिलता है अगर वर्ल्ड को हम देखते हैं तो। बट जहां तक हमारे देश की हम बात करें, हमारे यहाँ से महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है एज ए डेलीगेट या एज ए रिसोर्स पर्सन या एज ए स्पीकर, बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे लगता है कि बहुत कम परसेंटेज है जो कि महिलाओं का पॉलिसी मेकिंग में यहाँ पर या वहाँ प्लेटफॉर्म्स में अपनी बात रखने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे यहाँ की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ की जो प्रथा है जो कई 200 सालों से चली आ रही है, उसमें डेफिनेटली अभी कुछ सालों से अगर हम कहें 50 सालों से कुछ परिवर्तन दिखा है। तो इन परिवर्तन के चलते हमें उनके साथ में फाइट करना या उनके साथ में एक लेवल पे आने में थोड़ा समय लगेगा, पर जितनी महिलाएं उस लेवल पे आई है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपनी एक पहचान बना करके एक इमेज के साथ अपनी छाप छोड़ करके आई है। जी बिल्कुल। तो हेमल जी, जैसे कि आपने बताया आपको इस सेक्टर में 25 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो इन 25 सालों में क्या आपको कभी मौका मिला है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडियन सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का एट अ ग्लोबल लेवल? और अगर आपने करा है रिप्रेजेंट तो क्या वो प्लेटफॉर्म्स थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? या मैंने जैसे करीब बहुत ज्यादा तो नहीं, 25 साल में मुझे बहुत छोटा छोटा 4-5 बार मौका मिला है। तो बहुत स्टार्टिंग से अगर मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने के लिए काठमांडू में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर कि ग्रासरूट लेवल पे कैसे महिलाओं के साथ हम सीबीओ ग्रुप के साथ में मिलकर के एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में महिलाओं की लीडरशिप को अपनी एक पहचान बना करके आगे बढ़ते। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो एक छोटा सा दौर था जिसमें सारे वर्ल्ड के अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग थे और वहां पर उन्होंने अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से रखी थी। तो वो एक पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली जापान में जो C7 हुआ था उसमें मुझे डेफिनेटली वाणी ने मौका दिया, तो वहां पर जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वो एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म किसी वुमेन लीडर को मिलना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली ये होता है अगर हम दूसरी जगह देखें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर हम देखें तो सिविल सोसाइटी में भी जितने भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी होस्ट है, वो ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने वाले मेल मेंबर्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन वाणी क्योंकि जेंडर सेंसिटिव है और जेंडर को साथ में लेकर के चलने वाली प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था जिसमें जाकर के मैंने पार्टिसिपेट किया। और सिविल सोसाइटी का जो एक पूरा ग्लोबल लेवल पे साउथ एशियन के साथ में उनके क्या व्यूज हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो लोग किस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के मुद्दे किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ये समझने का मौका मिला। साथ ही वहां पर एक और इवेंट था टोक्यो डेमोक्रेसी फोरम, उसमें जो
हमारे प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर रन कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली हमें किस तरीके से आगे काम करना है, ग्लोबल लेवल पे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें हमें कैसे और आगे आना है, ये एक स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए काफी अच्छा मौका मिला। और मुझे लगता है वहां पर ऐसी पहचान हम लोग जरूर बना करके आए कि आगे भविष्य में हमें काम करने का भी मौका मिला है और मिलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया हिमल जी। इसके अलावा मैंने एक बार श्रीलंका में ज्वाइन किया था, गाला का एक इवेंट था, प्लस एक बैंकॉक में एक सोशल फोरम का जो रीजनल ट्रेनिंग था वो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम वहां पर किया था। तो ऐसे छोटे छोटे 4-5 प्लेटफॉर्म्स में मुझे जाने का मौका मिला है। कोशिश करते हैं कि ऐसे मौके कम से कम 25 साल के इस जर्नी में कुछ महिलाओं को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि हमेशा जो पार्टिसिपेशन होता है वो सेम लोगों का होता है। अगर हमने वहाँ W7 में भी देखा, वही लोग हैं, वही 70 सालों से जा रहे लोग हैं या उनकी उम्र भी हो गई है। तो अब नई जनरेशन को या नए और लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि मुद्दे अलग हैं, काम करने के तरीके अलग है, चैलेंजेस अलग है। तो डेफिनेटली ये पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए और छीनना भी चाहिए महिलाओं को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला हिमल जी। यही हमारा एक मोटिव है इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का, ये पूरी सीरीज को रिकॉर्ड करने का, कि बाकी हम जो यंग विमेन लीडर्स हैं जो एस्पायर कर रही हैं आपके जैसे बहुत अच्छा काम करने का इस सेक्टर में, वो इंस्पायर हो सके और वो प्रोत्साहित हो सके और बेटर करने के लिए। तो हिमल जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ चैलेंजेस होते हैं हमेशा इंडियन सिविल सोसाइटी में विमेन के लिए, और आपने ग्लोबल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है इतना जितना आपने शेयर किया। तो क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आया जब आप यहाँ के किसी प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करती हैं या फिर आप ग्लोबल लेवल पे गई तब? तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कि वहां पर महिलाओं के पार्टिसिपेशन या महिलाओं की उपस्थिति को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। हमारे यहाँ पर भी हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, नारी को समान स्थान देने की, जेंडर इक्विटी की, वो मिलता है, बट वो सिर्फ मुझे लगता है कि किताबों में बहुत अच्छा लगता है या पॉलिसी में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर परसेंटेज उठा करके देखे तो सिविल सोसाइटी में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नॉट मोर देन 20-30% वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशंस मध्य प्रदेश सॉरी इंडिया में है। तो इस तरीके के अगर पार्टिसिपेशन के साथ जो भी महिलाएं इतना स्टीरियोटाइप अगर सोसाइटी से या पेट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर आती है, तो डेफिनेटली इंडिया में जो हमें स्थान मिलना चाहिए वो उस लेवल पे शायद अभी नहीं मिल रहा है। वो अगेन हमें वैसा स्थान पॉलिसी लेवल पे आना होगा। हाँ, ग्लोबली जो चेंज मुझे लगा, ग्लोबली जो मुझे डिफरेंस लगा कि वहां पर इक्वल अभी माना गया है और इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। वहां पर कोई महिला पुरुष में भेद नहीं दिखा ज्यादा। जरूर वहां पे वायलेंस के तरीके अलग हैं, हमारे यहाँ वायलेंस के तरीके अलग हैं। तो ये एक डिफरेंस मुझे फील हुआ। प्लस ग्लोबली अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन महिलाओं का बहुत अच्छा, उतना भी हम नहीं कह सकते हैं। 30% ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल भी देखे या सिविल सोसाइटी में भी देखे तो बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है। और जहां हम एक बहुत बड़े सिनेरियो में अगर 1000 की कैपेसिटी है तो उसमें अगर हम 100 वीमेन ही देखते तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसमें से भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहने वाली महिलाएं या टॉप लीडरशिप में रहने वाली महिलाएं उन 100 में से भी हार्डली 20-30 ही है। तो ये डिफरेंस तो ग्लोबली भी रहेगा और रहा है। तो इसमें चेंज लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज पूरा मुझे लगता है यूएन वुमेन इस पे काम काफी कर रही है और आगे भी करना चाहिए, क्योंकि जो कैप्शन है नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, मैं तो आप सबको ये कहना चालू कर दी हूँ कि नॉट अ सिंगल नॉन प्रॉफिट वुमेन शुड लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि नॉन प्रॉफिट वुमेन जो है वो ऑलरेडी आफ्टर कोरोना आफ्टर पेंडेमिक बहुत ज्यादा अपने आप में पीछे होती जा रही है। तो ग्लोबली पहुंचने में तो एक लंबी जर्नी है। जी। तो हिमल जी, जैसे आपने बात करी पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप आज इस ओहदे पे हैं कि शायद आप उन चीजों को बैलेंस कर सकती हैं, लेकिन जहां से आपने शुरुआत करी थी वहां से आपने कैसे उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया और कैसे आप आगे बढ़ पाई? ये एक बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही है। मैंने अपना मतलब कहते हैं ना कि महिला जब आती है इस दुनिया में तो संघर्ष के लिए ही आती है। मैंने तो जन्म भी संघर्ष के साथ लिया। जब मेरी जर्नी अगर मैं स्टार्ट
स्टार्टिंग से कहूँ तो मेरी जन्म भी बहुत चैलेंजेस के साथ हुआ था। मेरी मदर को मैंने जब गर्भ में थी तभी से परेशान करना स्टार्ट किया था। 7 मंथ की प्रेगनेंसी में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड 3 मंथ्स वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में थी। तो ऐसा जब जन्म ही उस चैलेंज के साथ हुआ तो वो जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आगे भविष्य में अपनी लाइफ के एंड तक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही चलना है। तो वो स्टार्टिंग हमारी लाइफ की थी और जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई मैंने एजुकेशन में मैं नेशनल लेवल और ओलंपिक्स में भी अपने पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो हम बात करते हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारी अंदर में इनबिल्ट हुई है। तो ये चीजों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे बचपन से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की उस जर्नी में डेफिनेटली कॉलेज टाइम में आते आते जब मुझे ऐसा लगा कि अब अपनी लाइफ का मुझे अपना एक सिलेक्शन करना है और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्टिव थी। मेरी मदर और मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत सपोर्टिव थे। तो मैंने सोशल वर्क का अपना एक सिलेक्ट किया। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी था, फैशन डिजाइनिंग में लोग कहते थे जाना चाहिए जो मेरे लिए बिल्कुल भी मेरा डोमेन में नहीं था। तो मैंने सोशल वर्क मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अपना एडमिशन लेने के बाद सबसे पहला जॉब मेरे पास में आया था इन मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका झाबुआ उस समय में जब 92 में मैंने ज्वाइन किया था सबसे खतरनाक इलाका रहता था। उस समय में वहां पर एसपी भी पोस्टिंग होने के लिए डरता था और मैं बड़ी एक्साइटेड होकर के कि गर्म खून था। तो वहां पर जब मैंने ज्वाइन किया मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये जर्नी के लिए मेरे लिए ये स्टार्टिंग बहुत अच्छा है और यहाँ मैं इतना स्ट्रगल सीखूंगी वो ही चीज आगे जाकर थी। तो वहां पर मैंने स्टेट गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन किया था। वहीं रहते रहते मेरे पास सेंट्रल का जॉब का ऑफर आया। मैंने एनटीपीसी गाजियाबाद में भी ज्वाइन किया। वहां पर काम करते करते मुझे लगा कि नहीं मेरा जो जीवन है वो नोटशीट के आधार पे काम करने के लायक नहीं बना है या किसी के अंडर में काम करने के लिए नहीं बना है या किसी के अनुसार किए हुए काम के लिए नहीं बना है। तो वो मेरे लिए जर्नी का टर्निंग पॉइंट था और इसमें डेफिनेटली मैंने बहुत सोचने के बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के बाद में अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया 2005 में। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज था कि ये सोच थी मेरी कि महिलाओं को मौका नहीं मिलता है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये सोच बनाई थी कि हमें वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन ही रखना है। हम सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि महिला संस्था है तो हम सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पे ही काम करेंगे या हम आईजीपी की ट्रेनिंग देंगे तो चार पापड़ बड़ी की ट्रेनिंग देंगे। हमने अभी यहाँ पर देवास और इंदौर धार में बड़े बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन किया है। लोग कहते हैं कि महिला संस्था होने के बाद आप इस तरीके के सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज या हम फूड सिक्योरिटी में काम करें। महिला का विकास तो है ही, उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, बट वो काम हमने स्किल डेवलपमेंट पे उनकी नीड बेस्ड के आधार पे किया है। तो ये बहुत लंबी जर्नी में मुझे लगता है कि चैलेंजेस मुझे बहुत आए हैं। इन चैलेंजेस में मुझे डेफिनेटली सोसाइटी ने बहुत रोकने की भी कोशिश की, पर एक चीज मुझे बहुत प्राउडली कहने की इच्छा होगी कि इतनी जर्नी में मैंने इतने चैलेंजेस फेस किए, बट आज एक क्रिस्टल क्लियर इमेज के साथ में 25 साल के बाद में किसी भी लोगों को के साथ मिलना और उनकी ये आंखों में देखना कि हाँ इनके काम में वजन है, इनके काम में आवाज है, तो ये मेरे लिए किसी महिला ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिस्टल क्लियर इमेज के साथ में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सरवाइव करना ये मेरे लिए प्राउड की बात है। जी बिल्कुल, आपने जितना भी काम किया है हिमा जी बहुत ही बेशक सराहनीय है। तो हिमा जी आपने बात करी कि अपने काम की आवाज के बारे में आपने बात करी, तो वो जो आवाज है उसको कैसे लोगों तक पहुंचा सके उसके लिए विमेन लीडर्स जो हैं वो क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं कि वो पॉलिसी मेकर्स के साथ या डिसीजन मेकर्स के साथ एंगेज कर सके और अपनी आवाज उन तक पहुंचा सके। इसमें मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सबसे पहले तो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे खुद के स्ट्रक्चर में चेंज लाना होगा कि वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी भी वैसे बने, हमारे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। प्लस हम अगर अपने लेवल पे तो ये बात कर ही रहे हैं, पर हमें नेशनल लेवल पे
एक हमारा अलायंस होना चाहिए नेशनल लेवल पे, हमारे उन लोगों के साथ में बात होना चाहिए, उन वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उन सोसाइटी के नेटवर्क के साथ काम करने की हमारी एक इच्छा होना चाहिए, जहां पर रिसोर्स, क्योंकि हम पॉलिसी में बात कर रहे हैं तो हमें फाइनेंशियली और रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हमें कोटा देना होगा। मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे नॉर्वे, कनाडा में मैंने देखा कि वहां पर महिलाओं के लिए कोटा दिया गया है कि उतने कोटा परसेंटेज में काम करना ही चाहिए। तो क्यों ना हमारे यहाँ पर भी जेंडर इक्वलिटी की हम बात करें तो हमें भी कोटा सिस्टम की बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो देश कोटा के लिए बहुत फेमस है। बट महिलाओं के लिए यहाँ पर 100% कोटा है अगर वो खुद चाहती है तो। बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर आप अभी डाउन लेवल पे उठा करके देखें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा है। बट डिसीजन मेकिंग में या ग्लोबल लेवल पे महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्हें बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, प्रोग्राम्स की जरूरत है, कैंपेन हमें डिजाइन करना होगा जिसमें कि महिलाओं से संबंधित या जेंडर सेंसिटिव हमारे प्रोग्राम बने, महिलाओं को आगे लाने के लिए उस तरीके की पॉलिसी बने, महिलाओं के साथ काम करने के लिए वैसा उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, सिक्योरिटी हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्हें स्पेस प्रोवाइड हो। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आई है तो वो सिर्फ एक आप दिखाने के लिए कि इतना पार्टिसिपेशन है। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी प्लान करते टाइम हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं महिलाओं को इन्वॉल्व करना ये सिर्फ एक एजेंडा नहीं है, बट महिलाओं को आपको इन्वॉल्व करना ये आपकी ड्यूटी है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो महिलाओं का खुद वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है या वुमेन लीडर का भी है। फोरम की जैसे हम बात करें, हमने वाणी के साथ मिलकर के भी एक वुमेन फोरम की मुझे लगता है कि सोचा गया है, वो एक सोच बनाई गई है। तो इस सोच को हमको धीरे धीरे आगे लाना होगा, क्योंकि देखा जाए अभी सिविल 20 जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, सिविल 20 अभी जैसे होने वाला है, इसमें अगर हम देखें सिविल सोसाइटी कितनी जा रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कितनी महिला हेडेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट कर पा रही है। अगर इन्विटेशन भी है तो भी उनके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो ऐसी कथनी करनी जो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो रहा है, जो सिस्टम में हो रहा है, उस सिस्टम में चेंज लाने के लिए आवाज तो उठानी होगी। और ये आवाज उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई आंदोलन करने बैठे या हम कहीं धरना देने बैठे। ये आवाज उठाने के लिए हमें बहुत अच्छे लेवल पे डेटा के साथ में, सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, सारी स्टडी के साथ में इस आवाज को उठाना होगा कि कथनी करनी और हमारी लेखनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अभी लेखनी बहुत अच्छी है, कथनी और करनी में अंतर बहुत आ रहा है। तो इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें सभी को मिलकर के आगे लाना होगा और वाणी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा नेटवर्क है पूरे इंडिया में जो कि सीएसओ लीडर, विमेन लीडर के ऊपर काम कर रहा है। डेफिनेटली ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए बहुत सारे नेटवर्क काम कर रहे हैं, बट सीएसओ लीडर, विमेन लीडर पे कोई नेटवर्क अभी तक मेरे जहन में नहीं आया है। तो इस पे जरूर काम करना चाहिए। जी, और हेमा जी, आपने कहा कि जैसे विमेन लीडर्स, इंडिया में जितने विमेन लीडर्स हैं उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है और उनको साथ लेके चलने की, एकजुट करने की जरूरत है। तो वैसे ही अगर हम अक्रॉस बॉर्डर्स बात करें तो अक्रॉस बॉर्डर्स जितने भी विमेन लीडर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे विमेन हैं, उन लोगों को अगर कलेक्टिवाइज किया जा सके तो आपको क्या लगता है वो क्या फायदेमंद होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखा जाए जैसे मैंने तो बहुत कम इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, बट जहां मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं का ग्रुप है, जैसे अभी जापान में मैंने C7 में अलग अलग थीमेटिक एरियाज के सेशंस अटेंड किए। जो सेशन इकोनॉमिक जस्टिस पे था, जो सेशन विमेन एम्पावरमेंट पे था, उस सेशन में जितना ज्यादा महिलाओं की जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उनकी जो बात करने का तरीका था या उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, जो डेप्थ उसमें था, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पीपीटी की तरह प्रेजेंट जो कर रहे थे अदर सेशन में उसमें उतनी वजन था या उसमें उतनी गहराई थी। तो ये डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे हमारी महिलाएं हैं जो कि मुझे ऐसा लगा इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ वो लोग अपने अपने देश में आवाज उठाती है, और ना सिर्फ अपने देश में, वो विदेशों में या ग्लोबल लेवल पे भी उठाती है। हमारे यहाँ से ऐसी आवाज मुझे लगता है 1 या 2 4 लोग ही दिखते हैं, वो 1 या 2 4 को मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़कर के 100-200 महिलाएं जो पार्टिसिपेट कर पाए, जो अपने देश में बहुत अच्छे से आवाज उठा पाती है, क्यों ना वो विदेशों में या ग्लोबल लेवल पर भी जो पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें आवाज को उठा सकती है। तो हेमा जी, आपकी ये जो जर्नी रही है और आप
जो आपकी जो इनकरेजमेंट है, आप कुछ ऐसे विमेन लीडर्स का नाम बता सकती हैं, हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, जिन्होंने आपको भी इंस्पायर किया हो अपने काम से? हाँ, डेफिनेटली सबसे पहले तो लीडर के रूप में मैं मेरी मदर को ही मानूंगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी लीडर थी हमारे इस फैमिली में, जिन्होंने उस समय में जब मुझे लगता है कि 80 से 84 या 90 तक जब हम खेलने जाते थे, एक लड़की को शॉर्ट कपड़े पहन करके खेलने जाने देना, वो एक उसकी एक पहचान थी जो उसके कारण वो आगे बढ़ा पाई। तो ऐसे लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स हैं जो जिनको जिनको मैं मानती हूँ। हमारे इंदौर में एक जनक पलटा है जो कि काम करती हैं और अकेले ही काम करके उसमें आगे बढ़ रही है। हमारे क्षेत्र में अगर पूनम मुटरेक जी को देखिए, अपनी बहुत पावरफुल वॉइस के साथ में वो ग्लोबल लेवल पे अपनी आवाज रखती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इंग्रिड जी को मैंने अभी थोड़े दिनों पहले सुना था, बहुत पावरफुल वॉइस के साथ ये लोग काम करते हैं। तो इनके भी नाम मुझे नहीं लगता है उतने ज्यादा आगे आए हैं जितने की बाकी देशों के लोगों के नाम है। तो ऐसे जो लीडर्स हमारे यहाँ पर है, ये जो इंस्पायर करते हैं, हमारे यहाँ पे लीडर्स की बात करते हैं तो वही उठा करके 10 नाम आते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। या वुमेन लीडरशिप की बात करें तो किरण बेदी का ही नाम आता है, कल्पना चावला का ही नाम आता है। अभी नामों की लिस्ट बढ़ाना पड़ेगी, ये है, ये रहेंगे, बट इसमें नामों की लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगी। सालों तक स्कूलों में या हमारे सिस्टम में हम उन्हीं 10 लोगों के नाम नहीं ले, हम इनकी भी पहचान बनाएं। ये लोग भी पावरफुल वॉइस के साथ में आगे आते हैं और ये लोग अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग लगे हैं हमारी इस जर्नी में साथ में, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। जी। तो हेमल जी, आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक सिस्टम लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या कुछ ऐसी चीजें कर सकती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती हैं जिससे कि विमेन एम्प्लॉइज को मौका मिले रिप्रेजेंट करने का एट ए ग्लोबल लेवल, या आगे बढ़ने का मौका मिले? हाँ, मुझे लगता है कि पॉलिसी में हमें अगेन मैं वही बात कहना चाहूंगी कि हमें टॉप टू बॉटम महिलाओं का पार्टिसिपेशन सभी लेवल पे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज जो मुझे लगता है कि उन्हें स्पेस देना, रिसोर्स उनके लिए अलग से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें हमें किसी प्रोग्राम के लिए एक हमारे पास अच्छा सा प्रोजेक्ट आया है। मैं अपने ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास में डैम रिकंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने महिलाओं, क्योंकि वो CSR का प्रोजेक्ट था, इसमें उन्होंने महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे बिल्कुल भी जहन पे उनमें नहीं बात की, जबकि मैंने उस पूरे प्रोग्राम को वुमेन फोकस ओरिएंटेड प्रोग्राम किया था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आप इसको वुमेन फोकस कैसे मानते हैं। तब ये चीज उनको समझाने की मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी समझ हमारे ही लोगों में नहीं है। तब उन्हें समझाने की जरूरत पड़ी कि इस तरीके से आप जो पानी का काम कर रहे हैं, पानी रोकेंगे, तालाब में पानी रोकेंगे तो कुआं में पानी बढ़ेगा और नलकूप में पानी बढ़ेगा। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट किसानों की खेतों पे तो पड़ेगा ही डायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट तरीके से जो महिलाएं 5 किलोमीटर दूर पानी लेने जा रही है, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, उनकी अफेक्ट होता है टाइम, तो उनको पास में पानी मिलेगा तो ये उनके लिए बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे भी पहचान बनानी होगी, स्पेस बनाना होगा, और वो स्ट्रेटेजी हमको कोई भी प्रोजेक्ट ले, कोई भी प्रोग्राम ले, हमें वो स्ट्रेटेजी में रखना होगा कि विमेन इज अवर फोकल पॉइंट। जैसे मैंने रखा है, कोई भी प्रोग्राम हम हॉलिस्टिक अप्रोच में काम करते हैं, बट हमने एक चीज रखा है कि इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम विमेन इज अवर फोकल पॉइंट, फिर वो कोई भी किसी भी तरीके का काम है। तो ऐसी थोड़ी सी जिद्दीपने के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली महिलाओं को कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा। और थोड़ा अड़ना पड़ता है जहाँ महिलाओं के लिए काम करना है या महिलाओं के साथ काम करना है या महिलाओं को आगे लाना है, थोड़ी सी जीत, थोड़ा सा हमारा जो खुद का भी वैल्यू के साथ में, डिग्निटी के साथ में आगे हमको आना पड़ेगा और मौका ढूंढना पड़ेगा। मौका मिलेगा नहीं, मौका ना देंगे कोई, हमें लाना पड़ेगा और ढूंढना। जी। तो हेमा जी, आपको कभी ऐसा मौका जब मिला है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने का, तो कोई ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको लगा हो कि हाँ, मैं इस चीज के लिए मैं बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं ये चीज कर पाई?
दो दो मौके थे, एक तो बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट करना, और दूसरा जो मुझे ऐसा लगा कि एक स्टडी का पूरा जिस्ट मुझे वहां पर प्रेजेंट करना था। तो ये प्रेजेंट करने में डेफिनेटली जब सारे लोग मुझे बड़ी गहराई से और शांत होकर के सुन रहे थे, और उसमें वो आवाज हो रही थी कि हाँ इंडिया से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो मुझे एक जो फीलिंग आया ना, हम लोग जब बात करते, जैसे आज मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा देश अभी है। वहां जब मैं बात कर रही थी तो वो जो एक फीलिंग था कि यहाँ मैं बात करी तो लोग मुझे इस तरीके से ले रहे हैं कि मैं पूरा इंडिया का पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, या मैं जो बोल रही हूँ वो इंडिया पे एप्लीकेबल है। एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें प्रेजेंटेशन किया था। यही चीज मुझे लगी कि वहां पर जितने भी ऑडियंस बैठे थे, जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे, उनका पूरा ध्यान इंडिया से कौन आ रहा है और इंडिया से कौन प्रेजेंट कर रहा है। उनके सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी थे पहले से, क्योंकि वो सीखना चाहते थे इंडिया की कुछ कुछ टेक्निक्स को, इंडिया की स्ट्रैटेजी को। तो देखा जाए तो मैंने वही कहा ना, कथनी करनी लेखनी में, हम लेखनी में बहुत सुंदर है, हमारी लेखनी बहुत सुंदर है, कथनी करनी में भी थोड़ा सा हम अच्छे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग ग्लोबल लेवल पे जितनी पावरफुल महिलाएं हमारे देश की हैं, उतनी मुझे नहीं लगता है कि कहीं और पर हो सकती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो काम करते हैं, हम लोग सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के कामों को तो कहीं कैलकुलेट किया ही नहीं जाता है। बट मैं तो ये कहूंगी जो सोशल वर्क में काम कर रहा है, मैंने एक दो जगह कैप्शन में लिखा भी था अपने प्रोफाइल के साथ कि जो भी सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, दे आर मोस्ट एंटी सोशल फॉर देयर ओन फैमिली एंड फॉर देयर ओन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटे में एक्सपेक्ट करता है डोनर, एक्सपेक्ट करता है कोई बाहर वाला कि हम रात में 12 बजे भी उनको रिस्पॉन्ड कर दे, तो हम सुबह 6 बजे भी उनको रिस्पॉन्ड कर दे। तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ तो खत्म है ऐसा लगता है, बट उसमें बैलेंस करके और उसमें अपने आप को सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली सारे तरीके से मेंटेन करने हैं। कितने रोल हम निभा रहे हैं। हम एक सोशल फील्ड में रहने वाली महिला, बाकी जो वर्किंग वुमेन है, मुझे लगता है वो 2 रोल निभाती है, वहां का एक रोल और घर का एक रोल। मुझे लगता है मैं तो दुर्गा माँ के तरह पता नहीं कितने हाथ लेकर के काम कर रही हूँ। ड्राइविंग का काम ड्राइवर का भी मैं कर रही हूँ, कहीं फील्ड में जाना है तो वहां पर मैं भूल जाती हूँ कि मैं किस पोस्ट पे हूँ, वहां पे मैं एक एनिमेटर की तरह भी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। ग्लोबल लेवल पे गई हूँ तो मुझे मेरे सामने वो फीलिंग आती है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अकेली इंडिया से रिप्रेजेंट हूँ, तो मेरे में वो एक फीलिंग, वो प्राउडनेस आती है। तो ये जो मल्टीपल रोल है, ये इसके साथ साथ हमारी लाइफ को बैलेंस करके चलना शायद किसी इंडियन महिला में ही ये गुण हो सकता है। बाहर मुझे नहीं लगता इतना पेशेंस के साथ कोई काम कर सकता है। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो मुझे आप अपने काम में कैसे ये इंश्योर करती हैं कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स जैसे कि विमेन जिनके साथ आप काम करती हैं, उनकी जो वॉइसेस हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो दे आर हर्ड इन योर वर्क, वो आप कैसे इंश्योर करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग काम स्टार्ट करते, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, मैं उनके साथ में हर सिचुएशन में थी, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक हम लोग काम करते थे। उनकी घूंघट को मैंने सहन किया 1 साल तक। घूंघट में हमने मीटिंग उनकी ऑर्गेनाइज करी थी। धीरे धीरे जब उनको लगा कि नहीं ये हमारे साथ वाली है, उनके साथ वो चीज में इन्वॉल्व होना, उनके सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होना। ईद है तो हम सिवैया खाने भी गांव में बैठ जाते थे, आदिवासियों का कोई प्रोग्राम है उनकी शादी में भी हम लोग इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे, और इवन मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं डे मीटिंग्स तो कभी जाती नहीं थी, मैं नाइट में जंगल में जाती थी, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन के काम के बाद जब घर आती थी, जब सारा जहां अपने घर में आराम करता था, तब मैं फील्ड में जाती थी और रात के 10:30-11 बजे वापस आती थी। तो वो आदिवासी क्षेत्रों में उनके साथ जब उन्होंने देखा कि दीदी इतनी दूर से आ रही है, और प्रेग्नेंट मैं उस समय में थी, मतलब मेरे प्रेगनेंसी डिलीवरी के, मुझे कहती थी गांव की महिलाएं कि दीदी आपकी तो डिलीवरी शायद हमारी ताई ही करेगी, क्योंकि हार्डली 4 दिन बचे थे मेरी डिलीवरी के, मैं तब भी फील्ड में जा रही थी। तो ये जो लोगों ने देखा कि इनका डेडिकेशन है, और ये ऐसा सेंट्रल का जॉब छोड़ करके, लैविश जॉब छोड़ करके आज हमारे बीच में आई है। इवन हमारी महिलाओं के ऊपर जिनको मैंने एम्पावर किया, उसमें से कुछ महिलाएं अच्छी लीडरशिप के साथ बाहर आई, उनके ऊपर कोई प्रहार हुआ
उस समय में भी मैं निडरता के साथ अकेली उस पूरी सामंतवादी सोच के सामने खड़ी होकर के अपनी गांव के महिलाओं के साथ खड़ी रही। तो ये डेडिकेशन और ये जो हमने सेक्रीफाइस किया है, ये डेफिनेटली बहुत लंबा समय हो गया, जो कि अब हमें वापस उनके साथ वो लेने के लिए जाना ही नहीं है। उनके मन में वो जगह बन गई है। आज हमें इतने सालों बाद भी वो जगह वहां पर उनकी दिखती है, वो इज्जत दिखती है। आज जो काम हो रहे हैं ना, जो नए लोग आ रहे हैं या नई संस्थाएं बन रही है, वो यही कहते हैं कि कम्युनिटी को हम कैसे एम्पावर करें, कम्युनिटी को हम कैसे गेदर करें, कैसे मोबिलाइज करें। हमने तो ये सोचा ही नहीं था। हमारे साथ तो लोग जुड़ते गए, कारोबार जुड़ता गया और हम आगे चलते गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मैडम के रूप में नहीं रखा, हमने अपने आप को एक संस्था के कार्यकर्ता के रूप में नहीं रखा, हमने उनको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, उनके साथ खूब घूमे, खूब खाया, खूब बैठे। आज जाकर के इतने सालों बाद हमने कुर्सी पे अपनी पोजीशन बनाई। मैंने तो अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, जब संस्था स्टार्ट की थी, मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, कि टेबल और एक चेयर भी नहीं थी। मेरे गांव वालों ने सबने 10-10 रुपए इकट्ठा करके पहले तो मेरे को 8-10 दिन खटिया पे, उनके गांव से खटिया दी, किसी ने कुर्सी दी, उस पे बैठ करके मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया था। और आज धीरे धीरे उन्होंने कलेक्शन करके एक टेबल, एक चेयर, फिर 2 चेयर, ऐसे स्टार्ट करके हमने संस्था को अपना बनाया। तो ये जो जर्नी है, ये बहुत बड़ी जर्नी है और इतना आसानी से हम कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून लेकर के नहीं आए, बहुत संघर्ष किया। और इस संघर्ष का अंत अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी अलग तरीके से जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए। अभी जो लीडरशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चैलेंजेस को बहुत बहुत स्ट्रांगली हमें फेस करना होगा। और मेरे साथ जो और भी लोग हैं, उन्हें भी मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन मिलना चाहिए कि डरे नहीं। भले ही 4 साल से हम 3 साल से परेशान हैं, पर डरे नहीं, जितने दिन जिंदगी उतना आगे बढ़ते चले। जी, बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल शब्द बोले आपने कुछ, हेमल जी, और आपकी जर्नी भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है हम सबके लिए। तो हेमल जी, इतने सालों की जर्नी के बाद आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे कुछ लेसन्स आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं जो आपने सीखे हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं इन ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द सोसाइटी? बेस्ट प्रैक्टिस तो बहुत सारी है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। एक जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने जैसे अभी अपने बात में भी कहा कि मैंने कॉलेज टाइम में भी अपनी एक स्टडी की थी जिला जेल में जाकर के, विमेन प्रिजनर की। वो मौका था मुझे, मेरे प्रोफेसर कहते थे कि क्यों एक 70 नंबर, तुम कितना भी मेहनत करो 70 नंबर से ऊपर तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्योंकि तब एक टाइम था 70-75 आना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो 99 पे भी कंपटीशन होता है, बट वहां पर 70-75 आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो सबने यही कहा कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में तुम 1 महीना जेल में जाओगे, तुम भोपाल से परमिशन लाओगे, फिर तुम उनकी स्टडी करोगे, फिर तुमको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, पता नहीं कैसी महिलाएं रहेंगी। मैंने बोला नहीं, मुझे स्टडी करते करते ही कुछ चैलेंजेस लेने की आदत है, तो मैं उस चीज को करना चाहूंगी। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। जब मैंने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने स्टडी किया, मुझे वो बाहर पब्लिश करने की परमिशन नहीं थी, बट जो इंटरनली जब मैं उनसे बात करती थी, 1.5 महीना मैं पूरा गई थी वहां पर, सुबह से शाम तक अंदर जेल में उनके बैरक्स के बाहर बैठी रहती थी, उनसे बात करती थी कि महिलाएं, मैंने अपने घर में भी देखा था कि महिलाओं में जो विल पावर है, जो काम करने का तरीका है, वो यहाँ पे भी आज मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी देखा है। इसी के साथ जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट किया, मैंने यही सोच बनाई थी कि हमें सोच अपनी क्लियर रखना है, काम क्लियर रखना है। सामंतवादी सोच उस समय में बहुत ज्यादा हावी थी हमारे ऊपर। तो जितनी भी एक डिवाइडेशन था कि गरीब तबके की आदिवासी महिलाएं, उनका काम है बस इतने ही। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर जब गांव में कोई कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में सबके टाइम डिवाइड होते थे कि आज गांव में नुक्ता है या आज गांव में विवाह है, तो सबसे पहला टाइम हायर कम्युनिटी को दिया जाता था। किसी सबसे आखिरी का टाइम, जब पूरी जमात खत्म हो जाती है, 2:30 से 3 या 3 से 4 का टाइम दलित कम्युनिटी के लिए या डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लिए होता था। उसमें से गलती से कोई एक व्यक्ति जाकर के किसी पहले वाले ग्रुप में बैठ जाए तो उसके ऊपर जो हिंसा होती थी, ये बहुत सारे मेरे लिए मतलब हिलने वाले, मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, ये जो है फैक्टर से इन्वॉल्व हुए। इसी के साथ हमने काम स्टार्ट किया कि अभी हमें इक्वलिटी पे काम करना, इक्विटी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमने फिर काम स्टार्ट किया वहां पर कि मैंने जो प्रोग्राम किए, सारे किसान जो बहुत तथाकथित बड़े बड़े किसान थे उनको भी इन्वॉल्व किया, साथ में छोटे तबके के भी किसानों को इन्वॉल्व किया। जब काम करने का मौका आया, तब उन
उन बड़े किसानों से मैंने छोटे किसानों के लिए रिस्पेक्ट करवाया कि ये पहले मौका आएगा, ये पहले खाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे। वो एक चेंज आना छोटी सी बात है, पर ये उनको जो सम्मान, उनकी आंखों में जो आंसू थे कि आज पहली बार हमने गांव में दीदी ने हमको पहला मौका दिया खाने का, और ये जो लोग पहले खाते थे उनको बाद में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए लाइफ का एक सबसे बड़ा। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें, हमने आदिवासी क्षेत्र में काम किया, तब हमें ऐसा लगा कि एक हमारी जो लीडर है वो बहुत अच्छे से अपने काम को लेकर के आती थी, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी। पर वहाँ के जो बड़े सामंत किसान थे वो उनके यहाँ पे लेबर का काम करते थे। तो जब उन्होंने ग्राम सभा में इन्हें महिलाओं को भेजना स्टार्ट किया, पहले महिलाएं ग्राम सभा में नहीं जाती थी। धीरे धीरे जब कुछ महिलाएं जाने लगी तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि आप ये साइन जो हमसे ले रहे हैं, इसमें हमने तो काम किया नहीं है, महिलाओं का तो इसमें कोई भागीदारी नहीं है, उनकी मजदूरी तो इतनी है, आपने ये काम किया नहीं। इन क्वेश्चंस के कारण उस महिला के ऊपर उन्होंने 4 लोगों ने रेप अटेम्प्ट भी किया था और उनके ऊपर तलवार से वार भी किया था। वो एक मौका था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था कि उस समय में पूरी कम्युनिटी घबरा गई थी, सारे लोग डर गए थे, क्योंकि वो 5 पावरफुल लोगों के सामने 500 लोग दब के बैठ रहते थे जिंदगी में, क्योंकि वो उनका माई बाप बोलते हैं ना, वैसे टाइप से काम करने वाले लोग थे, उनको रोजगार देने वाले लोग थे। वहां पर मुझे भी कहा गया था कि मैडम आप 15 दिन मत आइए, यहाँ पर अभी थोड़ा सा माहौल खराब है। मैं अगर उस दिन रुक जाती तो मैं शायद जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मैं उसी दिन उसी समय में शाम को, अगेन मेरी वो इवनिंग विजिट रहती थी, मैं शाम को 5 बजे गई। खबर हुई वहां पर कि मैडम तो डर नहीं रही, वो तो आ रही है और अकेली आ रही है, ड्राइवर है साथ में उनका। वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, हाईवे के रोड पे गांव के अंदर जाने के वहीं पर एक इस तरफ रोड के एक लठ लेके बैठा है, एक संबल लेकर के बैठा है, एक तलवार लेकर के बैठा है, सिर्फ मुझे डराने के लिए कि ये सब देख करके शायद ये मैडम वापस भाग जाएंगी। मैं वहां जाकर के गाड़ी को जानबूझ के उनके सामने रोका, गाड़ी से उतरी, मैंने गाड़ी के आसपास घूम करके देखा कि कहीं ये लोग कुछ वार करेंगे। मैंने गांव वालों को कहा था, मैं आ रही हूँ, तुमको लगता है तुमने आज उस महिला का साथ नहीं दिया, तुमको लगता है कि तुम्हारी दीदी पे वार होगा और तुम लोग खड़े मुख्य दर्शक बनते रहोगे, तो कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पर अपनी कहानी खत्म करती जाऊंगी। वो एक मौका था जब उन लोगों ने देखा कि मैडम उतर करके अकेली खड़ी है और वो लोग सामने तलवार, संबल और लठ लेकर के खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ मुझे डराने के लिए बार बार संबल को नीचे आवाज कर रहे थे, तलवार घुमा रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने तलवार घुमाई, बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर मेरे गांव के 400 लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, जो उस महिला के साथ आने के लिए डर रहे थे। तो ये मोटिवेशन देना, ये लोगों को लाने के लिए कि मैं भी डर नहीं रही, मैं उस दिन डर जाती तो शायद वो आगे आने वाले समय में और भी महिलाओं को अपना शिकार करते। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जर्नी थी। ऐसे जाति प्रथा जो आदिवासी क्षेत्रों में होती है, जाति प्रथा में क्या होता है कि एक इनकी पंचायत बैठती है, वो पंचायत जो होती है वो इनकी गांव लेवल की पंचायत होती है, जो कि जाति पंचायत बोलते हैं। इनके यहाँ पर कोई भी डिसीजन कोर्ट में नहीं होता है, इनके यहाँ कोई डिसीजन किसी वकील के यहाँ नहीं होता है, इनके यहाँ जो भी केस है वो पंचायत में आया है तो महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो महिला जिस कंडीशन में आई है उसी कंडीशन में उसको आना पड़ता है। उसके पति ने मारा है, उसके साथ कोई अत्याचार हुआ है, वो पूरी जाति पंचायत में बिल्कुल अच्छे से दारू पी करके सारे गांव वाले बैठे रहते हैं और वो अकेली महिला फेस करती है और उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। और अगेन सो कॉल्ड जो कम्युनिटी कहती है कि वो महिलाओं को हम जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। वहां पर भी हमने अपनी एंट्री की, वहां पर हमने लोगों के साथ बात करी और उस जाति पंचायत में हमने हमारे सीपीओ मेंबर्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें हुई परेशानी हुई। एक महिला का हाथ काटने के लिए गांव के लोग आए थे कि ये कैसे हमारी बाल विवाह को रुक सकती है, हमारी तो प्रथा है बच्ची जवान होने के प्यूबर्टी की एज में आने के पहले उसकी शादी कर दी जाएगी। तो ये चीजों को चेंज करने में, बोलने में मैंने बोला बहुत आसान है, पर हमने वो चीज की है जिसको शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इन कामों को कैसे लाना है। और ये एक लंबी जर्नी के बाद में जो हमने वहां पर अचीवमेंट देखा कि अब जो महिलाएं आवाज उठा रही है, आज हमारे उन स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ में, पता है सारे तैयार, हमारा जो कहते हैं ना वो ग्रुप है, उसको कैप्चर कर रहा है कोई और ग्रुप, कैप्चर कर रही है अभी की जो सिस्टम है वो, बट तैयार किसने किया उन्हें, पर्दे से ऊपर किसने लाया, वो आज कोई ध्यान नहीं रखा है। तो ये चीजें हैं, चैलेंजेस है, बट ऊपर वाला देख रहा है हमने जो काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी जानती है, हम जानते हैं, जब मौका मिलेगा कहीं ना कहीं वो कारवां आगे बढ़ते चलेगा।
हिसाब चल रहा है। तो हेमल जी, आप दूसरों को तो इतना मोटिवेट करते हैं अपने काम से, लेकिन इतने सेटबैक्स के बावजूद, इतने जो आपकी स्ट्रगल्स हैं आपके काम में, उनके बावजूद आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अपनी फैमिली का रोल होता है। ये मैं बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी कि अगर इसमें फैमिली हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं होगी तो डेफिनेटली हमको काम के लिए बाहर निकलने में बहुत परेशानी। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे इन-लॉज में भी मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी ससुर जी सभी सपोर्टिव है और उन्हीं के चलते मैं अपने काम को आगे लेके आ पाती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं मैं उन सब महिलाओं से भी ज्यादा काम, पूजा पाठ या अपने घर की जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी उन सब घर में बैठी हुई महिलाओं से भी ज्यादा करती हूँ। इसका ये मेरा मतलब कहने का उद्देश्य, अपनी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है। मैं सबको ये कहती हूँ कि मुझे जितना समय मिलता है मैं किटी पार्टी में शायद पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी सोच ही नहीं, मेरी डोमेन ही नहीं, या मैं फिल्में देखना बहुत मुझे पसंद नहीं है। वो 3 घंटे में मेरे हाथ पैर चलते रहते, क्या करूँ क्या करूँ, तो वो मुझे शांत नहीं बैठना है। तो वो टाइम जो मिलता है, थोड़ा फ्री टाइम, वो टाइम मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना, अपनी फैमिली के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करना, ना सिर्फ मेरी फैमिली, जैसे मुझे अपने फैमिली के साथ साथ अपने मदर की फैमिली को भी देखना है, या मेरी सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं उनके साथ भी काम करना है। तो ये बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी फैमिली का होता है। और डेफिनेटली अपनी भी एक एस्पिरेशन होता है, अपनी भी एक इच्छा, डिटर्मिनेशन होता है कि कैसे हमें काम करना है। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी टाइम कहाँ देना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड करके रखा है उस टाइम को। और मैं अपनी शायद अपने ऊपर थोड़ा अत्याचार कर लेती हूँ कि कभी कभी रात में भी बहुत जागना पड़ता है, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, या बहुत दौड़ना पड़ता है, थोड़ी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है। बट कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि फैमिली सपोर्ट तो मिल रहा है बट सोसाइटी में एक पहचान जो बनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएं बाहर आई है तो कहीं ना कहीं वो अलग सिनेरियो से बाहर आते हैं या इतनी ऊपर बढ़ते हैं, तो उनके पीछे बैकअप होता है किसी न किसी का, या उनके पीछे किसी न किसी का सपोर्ट होता है। मैं तो जीरो से स्टार्ट करी हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है, सब इंजीनियर है, वो सारी फैमिली इंजीनियर है, तो मैं सबको कहती हूँ मैं सोशल इंजीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली का इस फील्ड में सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, बट मैंने अपने आप को जीरो से ऊपर लाया है। तो ये मेरा भी डिटर्मिनेशन है और मेरी जिद है, मैं जिद के साथ में काम करती हूँ कि आज मैंने सोच लिया है ये करना है तो इस काम को करना ही, फिर वो कितना भी समय लगे, कितने भी हेल्प लगे। तो ये एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हमारा टारगेट, हमें फिक्स फोकस होकर के काम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू हेमल जी। तो आखिरी में आप हमारे लिसनर्स को और जो विमेन आज ज्वाइन करती हैं सोशल सेक्टर को, तो क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कोई बात करें तो एक चीज है जो हर महिला को समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन में किसी भी चीज से बढ़ के खुद के जीवन की खुद नायिका हम खुद बने। किसी भी सिस्टम का, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी स्ट्रक्चर का हम शिकार ना बने, खुद की नायिका खुद बने, हम किसी सिस्टम का शिकार ना हो, अपनी पहचान खुद बनाए, आगे बढ़ते चले और लोगों को भी बढ़ाते चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो 10% या 20% अभी है, डेफिनेटली आने वाले समय में 50% हो सके, क्योंकि महिलाओं में अगर हम देखें, अब बच्चियों की शिक्षा का परसेंटेज बहुत अच्छा हो रहा है, हायर एजुकेशन के उसमें देखें तो डेफिनेटली आने वाले समय में लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, वो इस फील्ड में भी डेफिनेटली आएंगी और आगे बढ़ती चलेंगी। एक जो मुझे लगता है कि जो महिलाओं ने अपनी खुद की किस्मत बनाई है, उन महिलाओं से हम इंस्पिरेशन लेकर के अपना रास्ता खुद चुनते चले और आगे बढ़ते चले। इस कारवां को हम कहीं ना रोके और लोगों के साथ लेके चले। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच हेमल जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपको सुन के मैं जितना मोटिवेट हुई हूँ, आई एम श्योर कि हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, वो भी बहुत मोटिवेट हुए होंगे आपकी बातें सुन के। So thank you listeners for joining us today. For another enriching episode, do join us next week, where we will be talking to another woman leader from the civil society. Till then, namaste and goodbye.